आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और ये पॉलिटिकल साइंस की फुल कोर्स सीरीज़ है। पोल पाथ के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। जैसा कि अभी अभी हमने बताया, टीजीटी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस की फुल कोर्स सीरीज़ चल रही है और आज हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देखिए, क्योंकि वहाँ से ही जो है पूरा संविधान का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, जो रिलेट की हैं, जो जैसे बताया है, उससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस आपको लर्न करने में आसानी होगी। यदि एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे विदाउट वीडियो को स्किप किए तो आप कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे। इस तरह से हमने वहाँ पर रिलेट करके पढ़ाया है। तो सारी वीडियोस मैं रिकमेंड करूँगी कि आप देखें और आगे की भी वीडियोस देखते रहें। ये टीजीटी पीजीटी का कोर्स मैं चला रही हूँ, लेकिन ये सभी स्टेट के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के वही टॉपिक होते हैं, 2-4 टॉपिक इधर उधर होते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से हैं वो टॉपिक सेंड कर देंगे तो हम आपको वो चीज़ें जो हैं उनका भी वीडियो बना करके दे देंगे। तो आप वो भी जो है आपका कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी स्टेट से हैं आप ये कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि एक तो हम पूरा कोर्स देंगे वीडियो के थ्रू, सारा अपलोडेड वीडियोस में आपका कोर्स होगा। ऑलरेडी कोर्स वीडियोस की जो है प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगी है, वहाँ से आप सारी वीडियोस अवेल कर सकते हैं। जो बची हुई हैं वो आगे मैं दे रही हूँ। तो कोर्स वीडियोस की सारी वीडियोस आपको मिलेंगी कोर्स की। प्लस एनसीईआरटी का कोर्स मैंने शुरू किया है, क्योंकि आजकल पेपर जो हैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे जो है बन रहे हैं। तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप आंसर कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी का फुल कोर्स लेकर के आ रही हूँ। तो उसका भी यहीं पर डिस्क्रिप्शन में ही उसका भी प्लेलिस्ट लगा हुआ है, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। और विदाउट एनसीईआरटी आपको जो है एग्ज़ाम निकालना जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अब पेपर का मूड चेंज हो चुका है। और पेपर के मूड को जो है देखते हुए, यानी कि जो पेपर का आजकल बनाने का तरीका है आयोग का, उसको देखते हुए मैंने तभी ये एनसीईआरटी का कोर्स शुरू किया है। तो एनसीईआरटी का कोर्स भी है आप यहाँ पर, साथ में प्रैक्टिस है तो वो भी लगी हुई है और आगे मैं करा भी रही हूँ। साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊँगी और एनसीईआरटी का कोर्स तो चल ही रहा है। तो ये सारी जो है हमारी स्ट्रेटजी है आपको एक सफलता तक पहुँचाने के लिए, सफलता के दरवाजे तक पहुँचाने के लिए। तो यदि आप पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी पीजीटी आपका कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन बहुत ही पुख्ता तरीके से होने वाली है और सक्सेस की श्योरिटी यहाँ पर 100% है, यदि आप मुझे पूरी तरह फॉलो करते हैं तो और अब आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। पोल पाथ के नाम से सर्च करके टेलीग्राम को हमारा टेलीग्राम जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम का, आप लिंक के द्वारा भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखेंगे आज हम अनुसूचियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुसूचियाँ जो हैं संविधान लागू होते समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो ये 8 थी। आज के समय में यदि हम बात करें तो कितनी है, 12 है। ठीक है, 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई, क्यों जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, वो हम देख लेते हैं यहीं पर, क्योंकि फिर उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है हम यहीं पर देख लें कि कब जोड़ी गई, किस संशोधन और किस सन में जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची क्या हुआ, फर्स्ट संशोधन में ही जोड़ी दी गई थी। और कब जोड़ी गई, 1951 में। पहला संशोधन जो है 1951 का होता है, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 10वीं अनुसूची है ये 52nd संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये 73rd संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी जाती है। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। और यदि हम बात करें कि ये लागू कब हुई थी तो 24 अप्रैल और 1993 को ये लागू हो गया था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे 74 संशोधन की, यानी कि 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची की बात करते हुए हम बताएंगे आपको कि ये 74 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 1992 में ही इसको भी जोड़ा गया। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो ये नगर पालिका से संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं, यानी कि 18 विषय हैं। ठीक है, लागू कब होती है, ये भी 1 जून 1993 को लागू हो जाती है। तो इनकी डेट में अंतर है, बाकी जो है सन एक ही हैं दोनों के। 1993 में लागू होते हैं, 1992 में जो है क्या होते हैं, ये 1992 में
इनका संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा जाता है। तो आगे देखेंगे, हमने यहाँ पर बात की कि 4 अनुसूचियाँ कब और कैसे जुड़ी। अब हम प्रथम अनुसूची को जो है 1 बाय 1 फर्स्ट से लेकर 12 अनुसूची तक 1 बाय 1 इन सभी को देखेंगे और रिलेट करते हुए जो और भी फैक्ट इससे हैं, जैसे कि शपथ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अगर शपथ जो है तृतीय अनुसूची के द्वारा नहीं लेता है तो फिर वो कैसे लेता है, साथ में हम वो भी बातें करेंगे। प्रथम अनुसूची संघ एवं संघ राज्यों के नामों का वर्णन बताती है, यानी कि ये संघ एवं संघ राज्य जो हैं इनके नामों का वर्णन इस अनुसूची में मिलता है। आज के समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आज के टाइम पर हैं हमारे भारत में। अनुच्छेद 1 जो है, इसमें एक वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में बार बार आता है कि भारत अर्थात इंडिया संघों का संघ होगा। ऐसे ये सेंटेंस जो है हमारे संविधान में दिया गया है अनुसूची 1 में, और इसी तरह से जो है पूछता है कि किस अनुसूची में ये दिया गया है। अब हम बात करेंगे द्वितीय अनुसूची की। द्वितीय अनुसूची की बात करें तो इसमें प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात की गई है। ठीक है, इसमें 2 बातें हैं कि जो वेतन भत्तों का निर्धारण जो है द्वितीय अनुसूची में दिया गया है, निर्धारित करती है, क्या करता है, कितना दिया जाएगा, ये सेकंड अनुसूची जो है निर्धारित करती है, लेकिन कहाँ से दिया जाएगा, तो ये संचित निधि से दिया जाएगा। और जो अनुच्छेद 12 है ये संघ के संचित निधि पर भारित व्यय, यानी कि संघ का जो संचित निधि होती है तो उस अनुच्छेद 12 में इसका वर्णन है। और यदि हम राज्य के संचित निधि की बात करें तो अनुच्छेद 202 में इसका वर्णन मिलता है। तो ये अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखेंगे तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है कि किस प्रारूप से जो है सारे पदाधिकारी जो है शपथ लेंगे, लेकिन इस शपथ के प्रारूप से 3 लोग शपथ नहीं लेंगे। कौन कौन नहीं लेंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल को छोड़कर अन्य सभी का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है, यानी कि ये 3 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको छोड़ करके अन्य सभी जो है इसी शपथ के प्रारूप के अकॉर्डिंग शपथ लेंगे। तो अब बात आती है कि राष्ट्रपति कैसे शपथ लेगा। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेगा, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के तहत शपथ लेगा, और राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल 159 के तहत शपथ लेगा। इसी तरह जो चीज़ें जहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि अगर इन तीनों को एक्सक्लूड कर दिया गया तो भाई ये कैसे शपथ लेंगे, उनको तुरंत वहीं पर क्लियर कर लो कि ठीक है भाई, अगर इन तीनों को एक्सक्लूड किया गया है इस सूची से, तृतीय अनुसूची से, तो फिर ये कहाँ जो है जाकर के शपथ लेंगे, किसके अकॉर्डिंग शपथ लेंगे। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग शपथ लेगा, उपराष्ट्रपति 69 के अकॉर्डिंग शपथ लेगा, और आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेगा। यहीं पर हमने रिलेट कर लिया और चीज़ों को फिक्स कर लिया। देखेंगे चतुर्थ अनुसूची के बारे में। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में क्या है, राज्यों के सीटों का आवंटन है। ठीक है, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 245 सीटें हैं, जिसमें कि 233 निर्वाचित होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? राज्यों की विधानसभाओं से आते हैं। इसमें 12 मनोनीत होते हैं। मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। कौन से क्षेत्र होते हैं? तो ये क्षेत्र जो है 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा। तो ये केंद्र की बात है। ठीक है, केंद्र की बात है। ये केंद्र में 4 होते हैं, जबकि अगर हम यहीं पर राज्यों के, इसी क्रम में राज्यों की बात कर लें, रिलेट करते रहो सारे फैक्ट्स को, सभी क्वेश्चन आते हैं, रिलेट करेंगे, फिक्सेशन यहीं का यहीं हो जाएगा। यदि हम राज्यों की बात करें तो वहाँ 5 टॉपिक होते हैं, 5 क्षेत्र होते हैं जो है मनोनीत करने के। साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, ये तो रहते ही रहते हैं। 5वां कौन सा हो जाता है? 5वां हो जाता है स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिए हुए व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी वहाँ पर भी जो है एक फील्ड एक्स्ट्रा होता है। तो हम इसको सेनानी लिख लेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी। तो अगर हम बात करें क्षेत्र, केंद्र में कितने होते हैं? तो केंद्र में जो है 4 क्षेत्र होते हैं जहाँ से लोग जो है मेंबर मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य में 5 क्षेत्र होते हैं, यानी कि 5 फील्ड होती हैं जहाँ से जो है मेंबर्स मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए देखेंगे हम आगे 5वीं अनुसूची क्या कहती है। 5वीं अनुसूची ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में बात करती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 6ठी अनुसूची में भी जो है जनजातियों के क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन की बात की गई है।
तो यहाँ पर अंतर है, इसको यहीं पर आप क्लैरिफाई कर लीजिए, यहीं पर डाउट सारा सॉल्व कर लीजिए। जो 5वीं अनुसूची है ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन की बात करती है, लेकिन कैसे? संपूर्ण भारत के लिए करती है। ठीक है, ये संपूर्ण भारत के लिए करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो 6ठी अनुसूची है ये जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण का प्रशासन की बात करती है, तो ये सिर्फ 4 राज्यों के लिए करती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको AMTM के नाम से भी आप लर्न कर सकते हैं, पहला पहला वर्ड सबका निकाल लीजिए, और जो है ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। और इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, इन्हीं राज्यों की बात होती है। 6ठी अनुसूची में सिर्फ 4 राज्यों की बात की गई है। और ये जनजातीय, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातीय दोनों हैं, इसमें सिर्फ जनजाति, जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके नियंत्रण प्रशासन की बात की गई है। उसके ऊपर सिर्फ 4 जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, इनकी बात की गई है। तो 6ठी अनुसूची बहुत क्वेश्चन में आती है, पूछी जाती है, तो इसकी बात हुई है। ठीक है, AMTM आप इसको ऐसे कर सकते हैं या त्रिम कर सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको याद रहे। जितना हंसी का होगा उतना जो है आपको लर्न रहेगा। तो 6ठी अनुसूची को किसी भी तरह से रिलेट करके 4 राज्यों को अपने माइंड में रखिए, और ये जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन की बात करती है, 4 राज्य इसमें आते हैं। 7वीं अनुसूची की हम बात करें तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के मध्य जो विधायी शक्तियाँ हैं, इनका बंटवारा जो है किया गया है, और इनके बंटवारे हेतु 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी हैं? संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों का जो है क्या किया गया है, यहाँ पर इन तीन प्रकार की सूचियाँ यहाँ बनाई गई हैं, और इन सभी के अंदर जो है सब्जेक्ट, विषय रख दिए गए हैं कि किन विषयों पर कौन राज्य बनाएगा। तो संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय होंगे उसमें जो है केंद्र क्या बनाएगा? विधि बनाएगा। ठीक है, राज्य के अंतर्गत होंगे उसमें राज्य बनाएगा। कुछ मामलों में जो है केंद्र को यहाँ राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। और समवर्ती सूची पर दोनों बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर राज्य बनाएगा और यहाँ पर दोनों बनाएंगे। यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है कि अगर एक ही सब्जेक्ट पर दोनों राज्य और केंद्र ने सब्जेक्ट बना दिया तो किसका मान्य होगा? तो जो केंद्र का होगा उसका मान्य होगा। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं कि राज्य का मान होता है, जबकि राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के जो विधि बनती है, तो वहाँ पर अगर केंद्र बना भी लेता है तो भी राज्य की विधि को मान्य दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसको अनुमति दे चुका होता है। तो कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, तो वो हम आगे डेप्थ में देखते रहेंगे। अभी बस मोटे मोटे रूप इतना जो मैंने बताया वो समझ लीजिए। एक्सेप्शन राज्य सूची में है, एक्सेप्शन समवर्ती सूची में भी है, वो हम आगे अच्छे से समझेंगे। 8वीं अनुसूची की यदि हम बात करें तो यहाँ कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर अभी 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में कितनी थी? अगर हम प्रारंभ की बात करें तो यहाँ पर कुल 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में कितनी थी? 14 थी। 14 भाषाएं थी। ठीक है, 21वीं जो है और 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, यानी कि जब 22 भाषाएं अभी हैं, 14 पहले थी, तो टोटल जो है 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। ठीक है, 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो जो 21वां संविधान संशोधन था 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। देख लीजिए, सिंधी भाषा सिंगल जोड़ी गई थी। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी जोड़ी गई। 3 भाषाएं जो है 1992 में जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 21वें के द्वारा सिंधी जोड़ी गई, 71वें के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी जोड़ी गई। और अगर हम 22वें की 92 जो संविधान हुआ था, 92nd संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, तो इसके द्वारा कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इसको आप जोड़ा बना लें। बोडो डा है, देखिए इसमें भी डा है, इसमें भी डा है। बोडो, डोगरी, और इसमें था है, इसमें भी था है। मैथिली, संथाली ऑप्शन वहाँ आते हैं। जैसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको सारे ऑप्शन निकल जाएंगे। ऐसे यहाँ पर सब में जो है लास्ट में नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, इसको थोड़ा सा राइम टाइप बनाइए और एक साथ लर्न कीजिए। नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इस तरह से लर्न करेंगे, आपको आ जाएगा। तो ये सारी जो हैं जोड़ी गई हैं।
ये 3 संशोधन के द्वारा ये 8 भाषाएं जो हैं हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। अब टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी ये भाषाएं हैं इनको देख लें एक बार। वैसे ज़्यादातर एग्जाम्स में ये आता नहीं, कुछ भाषाएं होती हैं जो पूछ लेता है, अदरवाइज़ नहीं पूछता है। तो ये भाषाएं कौन कौन सी हैं फिर भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी भाषाएं हैं। असमिया है, बंगाली है, ठीक है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, और मलयालम है, मुख्यालय यहाँ पर लिखा हुआ है, मलयालम है, मराठी है, हिंदी है, उड़िया है, ठीक है, पंजाबी है, संस्कृत है, उर्दू है, तेलुगु है, और क्या है, तमिल है, नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है तो हमने बात करी अभी, और बोडो है, डोगरी है, मैथिली और संथाली है, मैथिली और संथाली है, ठीक है, और सिंधी भी है, ठीक है, सिंधी भी है। अंग्रेजी और भोजपुरी नहीं है। कई बार क्या है, भोजपुरी काफ़ी फेमस भाषा है लेकिन भोजपुरी अभी तक ऐड नहीं हुई है इसमें, और अंग्रेजी भी नहीं है। अंग्रेजी भी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, मतलब भारत में भी काफ़ी इसका कई जगह, हमारे यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है वहाँ भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। फिर भी जो है ये इसमें ऐड नहीं है। किस में नहीं है? जो हमारे ये अनुसूची 8 है इसमें जो है नहीं है। तो कभी आप गलती कर दें, क्योंकि अंग्रेजी भी बहुत अच्छी काफ़ी बोली जाती है, यूज होती है, और भोजपुरी भी काफ़ी यूज होती है। तो इसलिए मैंने 2 भाषाओं को यहाँ मेंशन कर दिया कि कहीं आप कुछ ऑप्शन आ जाए, और ये ऑप्शन आते हैं, अंग्रेजी और भोजपुरी के आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पहले बता दिया कि ये नहीं है। इनको आप नहीं में ध्यान रख लीजिए। है में तो बहुत सारी हैं लेकिन नहीं में आप ध्यान रख लीजिए, और यही आज ज़्यादातर आ जाती हैं, तो इनको आपको अलग कर देना होता है। देखेंगे हम नवी अनुसूची, ऐसी चीज़ों को जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी जाएंगी। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे रखे जाते हैं, क्या क्या आपको एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, कहाँ पर ज़्यादा फोकस देना है, ये सारी चीज़ें आपको आगे भी ऐसे ही हम मेंशन करते रहेंगे। नवी अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है, न्यायिक प्रतिरक्षा, प्रतिरोधी प्रावधान एवं भूमि सुधार एक्ट से संबंधित है ये नवी अनुसूची, ठीक है। तो इसको देखेंगे नवी अनुसूची को हम, तो ये न्यायालय से मिलने वाली सुरक्षा, न्यायिक प्रतिरक्षा की बात करें तो क्या है, न्यायालय से मिलने वाली सुरक्षा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो नवी अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट रख दिए जाते हैं, जिन विषयों को अनुसूची 9 में रख दिया जाएगा, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा, यानी कि न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये है न्यायिक प्रतिरक्षा, यानी कि न्यायालय से मिलने वाली सुरक्षा। इस अनुसूची के अंदर जो सब्जेक्ट रख दिए जाएंगे उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप खत्म, सीधे सिंपल शब्दों में ये समझिए। प्रतिरोधी प्रावधान, तो ये रोकने वाला प्रावधान है, ठीक है। और इसमें जो है भूमि सुधार, जब ये भूमि सुधार हुआ था 1951-52 में, जो है भूमि सुधार से संबंधित काफ़ी योजनाएं चलाई गई थी, तो उसी समय जो है ये अनुसूची बनाई गई थी, और भूमि सुधार से संबंधित जो विषय थे इसमें रखे गए हैं। तो जो विषय इसमें रखे जाएंगे उनका जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा, यानी कि वो न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर हो जाएंगे। और इसमें अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो कुल 284 एक्ट जो है इसके अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। तो न्यायालय से मिलने वाली सुरक्षा, नवी अनुसूची के अंदर जो विषय आ जाएंगे तो क्या है, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं न्यायालय से मिलने, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन से परे हो जाएंगे वो, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा जो भी विषय इसमें होंगे, और 184 विषय प्रेजेंट टाइम में इसमें हैं। चलिए 10वीं देखेंगे हम। 10वीं अनुसूची 52 संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है, और ये दल बदल संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। इसमें जो है नवी अनुसूची के बारे में एक बात और है कि जो केशवानंद भारती वाद आया, उसमें एक डिसीजन लिया गया कि जो 24 अप्रैल 1973 से पूर्व जो भी सब्जेक्ट विषय इसमें रखे गए हैं, वो 24 अप्रैल 1973 से पहले जो सब्जेक्ट इस नवी अनुसूची में रखे गए हैं उनका न्यायालय जो है पुनरावलोकन नहीं करेगा, लेकिन जो 24 अप्रैल 1973 के बाद रखे गए हैं तो उनका न्यायालय पुनरावलोकन कर सकेगा। तो ये बात भी एक ध्यान रखने वाली बात है, माइंड में रख लीजिए। और इतना डेप्थ में शायद पूछेगा नहीं, पर हाँ आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे 10वीं अनुसूची 2nd संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। दर बदल संबंधी प्रावधान जो है इसमें किए गए हैं।
दल बदल संबंधी प्रश्न पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो सदन का पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाता है। तो बदल संबंधी प्रावधान इसमें दिए गए हैं और दल बदल संबंधी प्रश्न पर अंतिम निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी का होगा। पीठासीन अधिकारी का होगा। ये क्वेश्चन में बार बार ये पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है। जिस सभा में दल बदल हुआ है उस सभा के अध्यक्ष निर्णय लेगा, यानी कि जो राज्यसभा में हुआ है तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष जो होगा वो लेगा, लोकसभा में हुआ तो लोकसभा में होगा। ठीक है। इसी तरह से जो है ये जिस सभा में जो हुआ है दल बदल संबंधी प्रश्न उठता है तो उसी सभा का जो है अध्यक्ष निर्णय लेगा। ये एक फैक्ट है, इसको आप बस लर्न कर लीजिए। आगे हम 11वीं अनुसूची की बात करेंगे। ठीक है। तो 11वीं अनुसूची क्या कहती है? हमने इसकी पहले बात कर ली कि ये 1973 संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई पंचायती व्यवस्था संबंधित है। लागू कब होती? 24 अप्रैल 1993 को लागू होती है और 19 यानी कि 29 इसमें विषय रखे गए हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे 12वीं अनुसूची की। ये वार्ता यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12वीं अनुसूची। तो ये 74 संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। नगर पालिकाएँ सुसंबंधित है और लागू कब होती? 1 जून 1993 को ये लागू हो जाती हैं। विषय कितने हैं? इसमें 18 हैं। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये 29 विषय पंचायत से संबंधित हैं और ये 18 विषय नगर पालिकाओं से संबंधित हैं। आज के लिए बस इतना ही, और कल के जो हम वीडियो होगा, जो कल का सेशन होगा, उसमें भाग एवं अनुच्छेद को बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे आने वाली सारी वीडियोस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट निकलते रहते हैं और प्रिपरेशन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। चलिए मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।